तो हमारी बुक चल रही है थिंक एंड ग्रो रिच की। तो आज की आगे बढ़ते हैं। इसमें जब एक लड़का जन्म से ही बहरा है और वो उसके कान भी नहीं आए और तब भी वह एक समाचार यानी अखबारों का बिजनेस करना चाह रहा है। जब वह आयु में था तो उसने एक विद्युतीय श्रवण सहायता यंत्र प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन यह उसके किसी काम का नहीं था। जो हम विश्वास करते थे कि एक स्थिति के कारण था। इसका खुलासा डॉक्टर जे गार्डन विल्सन ने तब किया जब बच्चा 6 साल का था और उन्होंने बच्चे के सिर की एक तरफ का ऑपरेशन किया था और पाया कि प्राकृतिक सुनवाई के कारण का कोई संकेत नहीं था। कॉलेज में अपने अंतिम सप्ताह के दौरान ऑपरेशन के 18 साल बाद कुछ हुआ जो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बना। मात्र एक मौका प्रतीत होने वाली चीज के माध्यम से उसने एक अन्य विद्युतीय श्रवण सहायता यंत्र हासिल किया जो उसके पास परीक्षण के तौर पर भेजा गया था। इसी तरह के एक उपकरण के साथ अपनी निराशा के कारण वह उसके परीक्षण के बारे में सुस्त था। अंत में उसने यंत्र उठाया और लापरवाही से अपने सिर पर रखा, बैटरी जोड़ी और देखा। जादू के एक ही झटके से मानो सामान्य सुनने की उसकी आजीवन की इच्छा एक वास्तविकता बन गई। अपने जीवन में पहली बार उसने व्यवहारिक रूप से साथ ही सामान्य सुनने वाले किसी व्यक्ति के रूप में सुना। ईश्वर अपने चमत्कारों का प्रदर्शन करने रहस्यमय तरीके से चला आता है। उस बदली हुई दुनिया के कारण अत्यंत खुश होकर जो उसके श्रवण यंत्र के माध्यम से उसके पास लाई गई थी, वह टेलीफोन की तरफ दौड़ा, माँ को फोन किया और अच्छी तरह से उसकी आवाज़ सुनी। अगले दिन उसने अपने जीवन में पहली बार कक्षा में स्पष्ट रूप से अपने प्रोफेसर की आवाज़ सुनी। इससे पहले वह केवल उन्हें तब सुन सकता था जब वे कम दूरी से चिल्लाते थे। उसने रेडियो सुना, उसने बात करते चित्रों को सुना। अपने जीवन में पहली बार उसकी जोर जोर से बात करने की आवश्यकता के बिना वह अन्य लोगों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत कर सकता था। सच में उसने एक बदली हुई दुनिया हासिल कर ली थी। अब हमने प्रगति की त्रुटि को स्वीकार करने से मना कर दिया था और लगातार इच्छा से मात्र उपलब्ध व्यवहारिक साधनों के माध्यम से हमने प्रगति को एक त्रुटि सही करने के लिए प्रवृत्त किया था। इच्छा से लाभांश का भुगतान करना शुरू कर दिया था, लेकिन जीत अभी तक पूरी नहीं हुई थी। लड़के को अभी भी अपनी अक्षमता को एक बराबर गुण में परिवर्तित करने के लिए एक निश्चित और व्यवहारिक तरीका खोजना था। शायद ही पहले से ही प्राप्त हो चुकी चीज के महत्व का एहसास करके, लेकिन अपनी नई खोजी आवाज की दुनिया की खुशी के नशे में तो उत्साह से अपने अनुभव का वर्णन करते हुए अब उसने श्रवण यंत्र के निर्माता को एक पत्र लिखा। उसके पत्र में किसी बात ने जो शायद पंक्तियों में नहीं लिखी गई थी पर उनके पीछे छिपी हुई थी। कंपनी को उसे न्यूयॉर्क आमंत्रित करने को विवश किया। जब वह पहुंचा तो उसे कारखाने में ले जाया गया और मुख्य अभियंता के साथ बात करते समय अपनी बदली हुई दुनिया के बारे में बताते हुए एक विचार या एक प्रेरणा जो चाहे कहे उसके दिमाग में कौंधी या इस विचार का आवेग था जिसने उसके दुख को एक खूबी में परिवर्तित कर दिया, जिससे आने वाले समय में हजारों को पैसे और खुशी दोनों में लाभांश का भुगतान करना निर्धारित था। उस विचार के आवेग का तात्पर्य यह था, यह उसके साथ हुआ कि वह लाखों लोगों की जो सुनने के उपकरणों के लाभ के बिना जीवन गुजारते हैं मदद कर सके, यदि वह उन्हें अपनी बदली हुई दुनिया की कहानी बताने का एक रास्ता खोज सके। वह उसी समय अपने शेष जीवन को बद्र लोगों को उपयोगी सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित करने के निर्णय पर पहुंच गया। पूरे 1 महीने तक उसने गहन अनुसंधान किया, जिसके दौरान उसने श्रवण यंत्र निर्माता की पूरी विपणन प्रणाली का विश्लेषण किया और अपनी नई खोजी गई बदली हुई दुनिया पूरी दुनिया के श्रवण बाधितों के साथ साझा करने के प्रयोजन से उन लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के तरीके और साधन बनाए। जब यह पूरा हो गया था तो उसने अपने निष्कर्षों पर आधारित 2 साल की लिखित योजना प्रस्तुत की। जब उसने योजना कंपनी के सामने प्रस्तुत की तो उसे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के उद्देश्य से तुरंत ही एक पद दे दिया गया था। जब वह काम करने गया तब उसका सपना बहुत छोटा सा था, हजारों बहरे लोगों के लिए आशा और व्यवहारिक राहत लाना उसकी किस्मत में लिखा था, जो उसकी मदद के बिना हमेशा के लिए गूंगे बहरे रहकर बर्बाद हो गए होते।
अपने श्रवण यंत्र के निर्माता के साथ जुड़ने के कुछ ही समय बाद उसने अपनी कंपनी द्वारा आयोजित की गई गूंगे बहरों को सुनने और बात करने में शिक्षण के उद्देश्य के लिए कक्षा में भाग लेने के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैंने शिक्षा के ऐसे एक रूप के बारे में नहीं सुना था, इसलिए मैंने कक्षा का दौरा किया इस उलझन में, लेकिन उम्मीद के साथ कि मेरा समय पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगा। यहाँ मैंने एक प्रदर्शन देखा जिसमें मुझे उस कार्य की एक बहुत विस्तृत दृष्टि थी जिसे मैंने अपने बेटे के मन में सामान्य रूप से सुनने की इच्छा जगाने और जिंदा रखने के लिए किया था। मैंने गूंगों बहरों को उसी आत्म अनुप्रयोग के माध्यम से वास्तव में सुनना और बात करना सिखाया जाता हुआ देखा, जिसका मैंने 20 से अधिक वर्ष पहले अपने बेटे को गूंगे बहरेपन से बचाने में इस्तेमाल किया था। इस प्रकार भाग्य के पहिए के कुछ अजीब मोड़ के माध्यम से मेरे बेटे ब्लेयर और मेरी किस्मत में अभी तक अजनबी लोगों के गूंगे बहरेपन को सही करने में सहायता करने के लिए नियत कर दिया गया है। जहाँ तक मुझे पता है, केवल हम ही वे जीवित इंसान हैं जिन्होंने यह तथ्य निश्चित रूप से स्थापित किया है कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों का गूंगा बहरापन सामान्य जीवन बहाल करने की हद तक सुधारा जा सकता है। इसे एक के लिए किया गया है और अब दूसरों के लिए किया जाएगा। मेरे मन में कोई शक नहीं है कि ब्लेयर जीवन भर एक मूक बदरी ही रह गया होता यदि उसकी माँ और मैं उसके मन को और उस तरह डालने में कामयाब नहीं हुए होते जैसा हमने किया था। उसके जन्म के समय देखभाल करने वाले डॉक्टर ने गोपनीय रूप से हमें बताया था कि बच्चा कभी भी सुन या बोल नहीं सकेगा। कुछ हफ्ते पहले इस तरह के मामलों पर एक प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर एरविन बूर ने ब्लेयर की बहुत अच्छी तरह से जांच की थी। जब उन्होंने जाना कि मेरा बेटा अब कितनी अच्छी तरह से सुनता और बोलता है तो वे बहुत चकित हुए थे और कहा कि उनके परीक्षणों ने संकेत दिया था सैद्धांतिक रूप से बच्चा सुनने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं होना चाहिए, लेकिन बालक सुनता है। एक्सरे तस्वीरों में देख रहे इस तथ्य के बावजूद कि उसकी खोपड़ी में वह छेद नहीं है जहां से उसके कान मस्तिष्क से जुड़े होने चाहिए। जब मैंने उसके दिमाग में सुनने, बात करने और एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहने की इच्छा को रोका था, तो उस आवेग के साथ कुछ अनजाने प्रभाव उत्पन्न हुए जिसने प्रगति को उसके मस्तिष्क को बाहरी दुनिया के बीच सेतु निर्माता बनने और मौन की खाई को जोड़ने के लिए कुछ ऐसे तरीके से प्रेरित किया जिसकी व्याख्या करने में उत्कंठ चिकित्सा विशेषज्ञ भी सक्षम नहीं है। प्रगति इस चमत्कार का प्रदर्शन कैसे करती है, इसका कहाँ तक अनुमान लगाना भी मेरे लिए अपवित्रीकरण होगा। इस अजनबी अनुभव से मैंने जो ग्रहण किया उसका जितना विनम्र भाग मैं जानता हूँ, अगर उसे दुनिया को बताने को मैंने उपेक्षित किया तो यह क्षम्य होगा। अपना विश्वास बताना मेरा कर्तव्य और एक सौभाग्य की बात है जो बिना कारण नहीं है कि उस व्यक्ति के लिए कुछ भी संभव नहीं है जो चिरस्थायी विश्वास के साथ इच्छा के पीछे खड़ा है। वास्तव में एक ज्वलंत इच्छा अपने को बड़े ही कुटिल तरीके से अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर लेती है। ब्लेयर की इच्छा सामान्य श्रवण शक्ति की थी, अब उसके पास यहाँ है। वह एक ऐसी विकलांगता लेकर पैदा हुआ था जो किसी कम परिभाषित इच्छा वाले को बड़ी आसानी से भीख मांगने का कटोरा लेकर सड़क पर भेज सकती थी। वही विकलांगता अब उसे पर्याप्त वित्तीय मदद पर उसके विशेष जीवन भर उपयोगी रोजगार देने में माध्यम के रूप में सेवा करने का वादा करती है, जिसके द्वारा वह लाखों बहरे लोगों के लिए उपयोगी सेवा प्रस्तुत करेगा। जब वह एक बच्चा था उसे यह विश्वास दिलाने के द्वारा कि उसका दुख एक महान परिसंपत्ति बन जाएगा जिसे वह बुना सकता है, मैंने उसके मन में एक छोटा सफेद झूठ रोक दिया जिसने अपने आप को उचित ठहराया। वास्तव में वहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं है जिसे विश्वास साथ में ज्वलंत इच्छा वास्तविकता नहीं बना सकते। एक गुण हर किसी को मुफ्त में उपलब्ध हैं। उन पुरुषों और महिलाओं के साथ जिनकी व्यक्तिगत समस्या थी, पेश आने में अपने पूरे अनुभव में मैंने एक भी ऐसा मामला कभी नहीं संभाला जो अधिक निश्चित रूप से इच्छा की शक्ति को दर्शाता हो। लेखक कभी कभी उन विषयों के लेखन की गलती कर जाते हैं जिनका उन्हें सतही या बहुत ही प्रारंभिक ज्ञान होता है। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे इच्छा की शक्ति की दृढ़ता का अपने ही बेटे के दुख के माध्यम से परीक्षण का अवसर प्राप्त हुआ। शायद यह दैवी संयोग ही था कि यह अनुभव मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ। जब इच्छा को परीक्षण के लिए रखा जाता है तब क्या होता है, इसके एक उदाहरण के रूप में पेश करने के लिए निश्चित रूप से उसकी तुलना में कोई भी बेहतर तरीके से तैयार नहीं था। यदि प्रगति माँ की इच्छा के सामने झुकती है, क्या यह तर्कसंगत है?
कि लोग मात्र ही एक ज्वलंत इच्छा को हरा सकते हैं। मानव मन की शक्ति अजीब और सहज है। मानव मन की शक्ति अजीब और सहज है। हम उस पद्धति को समझ नहीं पाते जिसके द्वारा यह अपनी पहुंच के भीतर हर परिस्थिति, हर व्यक्ति, हर भौतिक वस्तु का उपयोग इच्छा को अपने भौतिक समकक्ष में बदलने के एक साधन के रूप में करती है। शायद पर विज्ञान विषय में इस रहस्य को उजागर करेगा। मैंने अपने बेटे के मन में उसी तरह सुनने और बात करने की इच्छा को रोका जैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति सुनता है और बोलता है। वह इच्छा अब एक वास्तविकता बन चुकी है। मैंने उसके दिमाग में उसकी सबसे बड़ी बाधा को उसकी सबसे बड़ी संपत्ति में परिवर्तित करने की इच्छा बोई। वह इच्छा मूर्तिमान हो गई। काम करने का वह ढंग जिसके द्वारा यह अद्भुत परिणाम प्राप्त किया गया था, वर्णन करना मुश्किल नहीं है। इसमें 3 बहुत स्पष्ट तथ्य शामिल हैं। पहला, मैंने सामान्य श्रवण क्षमता की इच्छा के साथ आस्था को मिश्रित किया जिसे मैंने अपने बेटे को दे दिया। दूसरा, मैंने उपलब्ध हर कल्पनीय तरीके से लगातार सतत प्रयास के माध्यम से वर्षों की अवधि में अपनी इच्छा उसे भेजी। तीसरा, उसने मुझ पर विश्वास किया। जैसे ही यह अध्याय पूरे होने जा रहा था, मैडम सुमान हेक की मौत की खबर आई थी। समाचार प्रेषण में एक छोटा सा अनुच्छेद इस असामान्य महिला की एक गायिका के रूप में शानदार सफलता का संकेत देता है। मैंने अनुच्छेद को उद्धृत किया है क्योंकि उसमें जो संकेत निहित है वह इच्छा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। अपने शुरुआती करियर में मैडम सुमान हेक ने वियना कोर्ट ओपेरा के निदेशक से उनके द्वारा अपनी आवाज़ का परीक्षण कराने के लिए मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने यह परीक्षण नहीं किया। भद्दे और खराब कपड़े पहनी लड़की पर एक नज़र डालने के बाद उन्होंने कहा, कोई बहुत धीरे से नहीं, इस तरह के चेहरे के साथ और बिल्कुल ही बिना किसी व्यक्तित्व के ओपेरा में सफल होने का आप कभी उम्मीद कैसे कर सकती हैं? मेरे अच्छे बच्चे, यह विचार छोड़ दो, एक सिलाई मशीन खरीदो और काम पर जाओ। आप कभी एक गायक नहीं बन सकते, कभी नहीं। एक लंबा समय है। वियना कोर्ट ओपेरा के निदेशक गायन की तकनीक के बारे में ज़्यादा जानते थे, इच्छा की शक्ति के बारे में जब उसे एक जुनून के अनुपात में मान लिया जाता है, वे कम ही जानते थे। यदि वे उस शक्ति के बारे में अधिक जानते होते तो उन्होंने एक अवसर दिए बिना प्रतिभा की निंदा करने की गलती नहीं की होती। कई साल पहले मेरे एक व्यापार सहयोगी बीमार हो गए थे। समय बीतने के साथ उनकी स्थिति और भी बदतर हो गई और अंत में उन्हें एक ऑपरेशन के लिए अस्पताल ले जाया गया। उन्हें ऑपरेटिंग रूम ले जाने से ठीक पहले मैंने उन्हें देखा और आश्चर्य में पड़ गया कि कोई उनकी तरह दुबला और क्षीण व्यक्ति संभवतः एक बड़े ऑपरेशन से सफलतापूर्वक कैसे गुजर सकता है। चिकित्सक ने मुझे चेतावनी दी कि उसे फिर से जीवित देखने का कोई भी मौका बहुत कम था, लेकिन वह डॉक्टर की राह थी, यह रोगी की राह नहीं थी। उसे स्ट्रेचर पर ले जाने से ठीक पहले वह अस्पष्टता से फुसफुसाया था, चीफ, आप परेशान मत हो, मैं कुछ ही दिनों में यहाँ से बाहर आ जाऊंगा। पास में मौजूद नर्स ने मुझे दया के साथ देखा, लेकिन मरीज सुरक्षित रूप से बाहर आ गया था। यह सब खत्म हो जाने पर उसके चिकित्सक ने कहा, कुछ नहीं, बल्कि उसकी खुद की इच्छा ने उसे जिंदा बचाया है। या जीवित नहीं बचा होता यदि उसकी मृत्यु की संभावना को स्वीकार करने से मना नहीं कर दिया होता। मैं विश्वास द्वारा समर्पित इच्छा की शक्ति में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने इस शक्ति को बहुत निचले स्तर से शुरुआत करने वाले लोगों को सत्ता और धन के शिखरों पर पहुंचाते हुए देखा है। मैंने इसे विपत्तिग्रस्त लोगों पर दबा हुआ खजाना लुटाते हुए देखा है। मैंने इसे सैकड़ों अलग अलग तरीकों से पराजित हुए लोगों के लिए बाद में वापसी का मंचन करने के माध्यम के रूप में सेवा करते देखा है। मैंने इसे प्रगति द्वारा कान के बिना ही दुनिया में भेजे होने के बावजूद अपने ही बेटे को एक सामान्य सुखी सफल जीवन प्रदान करते देखा है। एक व्यक्ति इच्छा की शक्ति का दोहन और उपयोग कैसे कर सकता है, इसका इस किताब के इस और बाद के अध्यायों के माध्यम से जवाब दिया गया है। अमेरिका के ज्ञात इतिहास में अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले और शायद सबसे अधिक विनाशकारी मंदी के अंत में दुनिया को यह संदेश प्रसारित किया जा रहा है। यह अनुमान लगाना उचित है कि यह संदेश कई ऐसे लोगों के ध्यान में आ सकता है जो लोग मंदी की मार से घायल हो गए हैं। वे लोग जिन्होंने अपना भविष्य गंवा दिया है, दूसरे लोग जिन्होंने अपने पदों को खो दिया है, और बड़ी संख्या में वे लोग जिन्हें अपनी योजनाओं का पुनर्निर्माण करना और एक वापसी का मंचन चाहिए। इन सभी को मैं यह सोच संप्रेषित करना चाहता हूँ कि सभी उपलब्धियाँ, इनकी प्रगति या उनका उद्देश्य चाहे कुछ भी हो सकते हैं, कुछ निश्चित वस्तुओं की एक तीव्र ज्वलंत इच्छा के साथ शुरू होती है
मानसिक रसायन शास्त्र के कुछ अज्ञात और शक्तिशाली सिद्धांत के माध्यम से, जिसका उसने कभी खुलासा नहीं किया, प्रकृति वह कुछ मजबूत इच्छा के आवेग में लिपटती है जो असंभव जैसे किसी शब्द को नहीं पहचानती है और विफलता जैसी किसी वास्तविकता को स्वीकार नहीं करती है। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं समाप्त हुआ। कल का चैप्टर चलेगा आस्था, इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रतीचीकरण। तो हमने इच्छा के बारे में जाना कि इच्छा जितनी प्रबल होगी कुछ करने की, कुछ खोजने की, कुछ आविष्कार करने की या कुछ सीखने की, आपकी जितनी भी इच्छा प्रबल होगी आप उस काम को उतना ही प्रबल, उतनी ही ढंग से कर सकते हैं और उतना जल्दी और उतना शीघ्र कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी काम शुरू करो तो सबसे बड़ा है इच्छा शक्ति होना, यानी आपका इतनी इच्छा प्रबल होनी चाहिए कि आप यह होनी चाहिए कि मैं इस असंभव कार्य को भी संभव कर सकता हूँ। ऐसे इसमें हमने उदाहरण जाने थे, एक एडिसन का था और कॉर्नेगी का था, और इसलिए हमने इच्छा के बारे में जाना।